हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज हमारी क्लास इंडियन एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग आज हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम एडमिशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने यह तो जान लिया था कि एडमिशन को डिफाइन करा गया है सेक्शन 17 में। एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाया जाता है। एडमिशन हम एक ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के इनफेयरनेस के बारे में इनफेयरनेस क्रिएट करता है, अनुमान इंगित करता है। अब हम बात करेंगे आज जो हमारा मेन टॉपिक है, आज वो इस पैरा पर आधारित है। आज हम ये बात करेंगे, सेक्शन 17 की डेफिनेशन में ही बताया गया था कि एडमिशन जो है उन लोगों के द्वारा और उन परिस्थितियों में बनाया जाता है जो यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। वो कौन लोग हैं जो कि जिनके द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट एडमिशन कहलाता है, वो कौन सी परिस्थितियां हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जिसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 को क्लियरिफाई करेंगे। क्लियर था? सबसे पहले अब हम बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 वो सेक्शन है जिसमें बताया गया है, बहुत सिंपलफाई तरीके से बताया है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिनके बनाए गए स्टेटमेंट को एडमिशन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो उसमें ये नाम आते हैं: बाय पार्टी, बाय एजेंट, ऐसे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में है, प्रोपराइटर एंड प्यूकनरी इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट डिराइव्ड हैं। मतलब कुल ये 5 लोग हैं जिनके द्वारा बनाए गए स्टेटमेंट को एज अ एडमिशन रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें अगर पार्टीज की, तो भाई जो प्रोसीडिंग चल रही है, जब कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, उस प्रोसीडिंग के दौरान जो पार्टीज हैं उनके द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट एज अ एडमिशन ट्रीट किया जा सकता है। अब कब? जब उनके द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट ऐसा है जो कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, तभी उस स्टेटमेंट को एडमिशन कहेंगे। इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट एराइज होता है इस वाले में कि अगर किसी प्रोसीडिंग में एक से ज़्यादा प्लेंटिव या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हों, तब सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर किसी केस में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं, किसी प्रोसीडिंग में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं अगर, और उनमें से किसी एक डिफेंडेंट ने कोई स्टेटमेंट बनाया, कोई एडमिशन बनाई, क्या वो बाकी को डिफेंडेंट्स पर भी अलाउ करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जिस डिफेंडेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है जो कि एज अ एडमिशन माना जा रहा है, वो केवल वहाँ उस तक ही सीमित माना जाएगा। यही बात को प्लेंटिफ्स पर भी अप्लाई कर दी जाती है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पार्टी के द्वारा भी एडमिशन बनाया जा सकता है, एजेंट के द्वारा भी ऐसा कोई स्टेटमेंट एडमिशन माना जा सकता है, बशर्ते कि उस व्यक्ति को, उस एजेंट को इसके लिए ऑथराइज किया गया हो। दूसरा पॉइंट यह है कि जो उस एजेंट ने बात कही है वो एडमिशन के रूप में तभी मानी जाएगी जब यहाँ पर वह उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत कही हो। भाई बहुत सिंपल है, पार्टनरशिप हम सभी जानते हैं। पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे के लिए एज अ एजेंट वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए, अगर किसी फर्म में 4 पार्टनर हैं और किसी एक पार्टनर ने यह बात एडमिट कर ली है कि उनकी फर्म ने उधार लिया था थर्ड पार्टी से पैसा, डेब्ट्स के बारे में अगर एक पार्टनर ने एडमिट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं यह बात फर्म के अगेंस्ट जाएगी। यह बात कहीं ना कहीं अपने आप ही उसने एज अ एजेंट कही है, जो कि एडमिशन मानी जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? उसकी इस एडमिशन से पूरी फर्म लायबल हो जाएगी। केस आता है इसमें, एक राम सहाय जयप्रकाश का केस है, राम सहाय वर्सेस जयप्रकाश का।
इस केस में क्या था, इसमें एक किराएदार था और जगह खाली करवाने के लिए, जो भी जगह किराए पर थी उसे खाली करवाने के लिए केस चल रहा था। उस किराएदार के द्वारा एक अटॉर्नी को अपॉइंट किया जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति जिसको इन्होंने अपॉइंट किया था उसके द्वारा यह एडमिट करा गया कि हाँ इन पर किराया बकाया था, तो यहाँ पर यह एडमिशन उस किराएदार के अगेंस्ट जाएगा और यहाँ पर वो जो एजेंट था उसे ऑथराइज किया गया था उसको करने के लिए, तभी यहाँ पर उस स्टेटमेंट को एज अ एडमिशन एडमिशेबल माना जाएगा। अगला वह व्यक्ति है जो कि रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो दूसरों को रिप्रेजेंटेटिव करता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से सूट फाइल करता है या उस पर मुकदमा लाया जाता है, ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट जो उसने रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से दिए हैं उस व्यक्ति पर अपने आप ही बाउंड हो जाएंगे जिनको वह रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने अभी क्या कही, सबसे ज़रूरी एक अहम बात इस वाले पॉइंट के रिगार्डिंग क्या याद रखनी है कि जो व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट तभी एडमिशन के रूप में एडमिशेबल होगा जब वहाँ पर उसने वह स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेटिव की कैरेक्टर में दिया होगा। अगर उसने किसी पर्सनल कैरेक्टर में दिया है नहीं, जब वो रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर चुका है तब उस समय उसने जो स्टेटमेंट दिया है तभी उसे एडमिशन माना जाएगा। क्लियर था? अब हम बात करते हैं, कई बार ऐसे लोगों के स्टेटमेंट भी एज अ एडमिशन एडमिशेबल हो जाते हैं। ऐसे लोग जो कि उस प्रोसीडिंग के सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रखते हैं। कैसा? प्रोप्राइटरी और प्यूकनरी इंटरेस्ट रखते हैं, तब उनके द्वारा बनाए गए स्टेटमेंट भी एडमिशन माने जाते हैं। अब इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिएगा, हम इसे क्लियर करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल है, अगर हम सभी जानते हैं जब कोई गुड्स है अगर और उस गुड्स को भेजा जाता है, भेजने वाला सेंडर और जिसके पास भेजा गया उसने इस गुड्स को रिसीव किया, वो बन गया रिसीवर। यह गुड्स बाय ट्रक के माध्यम से भेजा जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में वह गुड्स खो गया। रिसीवर के द्वारा एक सूट फाइल करा गया, किसके अगेंस्ट? ट्रक को जो ला रहा था, जिसे हम वाहक कहते हैं, उसके अगेंस्ट रिसीवर ने एक मुकदमा दायर करा। अब यहाँ पर इस सेंडर का स्टेटमेंट, अब मेरी बात समझना, सेंडर है वो तो पार्टी नहीं है, पार्टी तो रिसीवर और वो वाहक है ना। लेकिन जो भेजने वाला व्यक्ति था उसका स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा अगर वो यह स्टेटमेंट देता है कि जिस तरीके से उसने भेजा था उसने सही तरीके से ही इस गुड्स को रवाना किया था, तो यह स्टेटमेंट रिसीवर के अगेंस्ट ही जाएगा। यह स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस सेंडर का इसमें प्रोप्राइटरी और प्यूकनरी इंटरेस्ट था इस पूरे मामले में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट डिराइव्ड की। बहुत सिंपल है, ढंग से समझिएगा इसे। जब कोई स्टेटमेंट बनाया गया है वो स्टेटमेंट एज अ एडमिशन तब माना जाएगा जब वहाँ पर वह स्टेटमेंट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया है जिसके द्वारा पार्टीज ने प्रोसीडिंग के सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रिसीव करा है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जब कोई स्टेटमेंट किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जिसके द्वारा, कौन से व्यक्ति ने बनाया है? उस व्यक्ति ने बनाया है जिसके द्वारा पार्टीज ने प्रोसीडिंग के सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रिसीव किया है, तब उस व्यक्ति द्वारा बनाया गया स्टेटमेंट भी एडमिशन माना जाएगा। आप एग्जाम्पल समझिए। एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में पहले से ही किराएदार रह रहे थे, टीनेंट्स रह रहे थे। इस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर दिया गया। यह प्रॉपर्टी बेची गई बी को। टीनेंट अभी भी वहाँ पर हैं।
आगे जाकर इस बी में और इस टीनेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गया, मुकदमा लाया गया। अब यहाँ पर यह प्रॉपर्टी बेची किसने थी? ए ने। यहाँ पर जो यह बी है, जो यहाँ पर पार्टी है बी, और सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर क्या है प्रोसीडिंग का? प्रॉपर्टी जो बेची गई है। इस प्रॉपर्टी में इस बी का, इस पार्टी का इंटरेस्ट किसके द्वारा इसे मिला? ए के द्वारा। क्लियर हो गया? ए के द्वारा बी को उस प्रोसीडिंग के सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। यहाँ पर ए के द्वारा यह कहना कि यह टीनेंट पहले से ही उस प्रॉपर्टी में रह रहे थे, तो यह स्टेटमेंट अगेंस्ट बी जाएगा और यह स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सेक्शन 19 की। सेक्शन 19 को समझाने से पहले एक एग्जाम्पल समझिए, बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे आप। बी इसमें एक प्रॉपर्टी का ओनर होता है। बी कौन है? बी एक प्रॉपर्टी का ओनर है। चलिए ठीक है। अब बी के पास में जो प्रॉपर्टी है वो किराए पर उठी हुई है, रेंट पर है। अब किराया वसूल करना है, तो यहाँ पर जो ए है वो इस बात की लायबिलिटी लेता है, ए इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वह जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसमें से किराया वसूल करके लाएगा। सी जो है वो एक किराएदार है, टीनेंट है। यहाँ पर जो ए है वो इस सी से किराया वसूल नहीं करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया पोजीशन? अब यहाँ पर जो ओनर कौन है? बी है। यहाँ पर जो बी ओनर था वो इस ए के अगेंस्ट सूट फाइल करता है। यह सूट फाइल करता है कि आपने सी से किराया वसूल नहीं करा। अब यहाँ पर जो ए है वो अपने डिफेंस में कहता है सी पर तो कोई किराया था ही नहीं, वसूल कहाँ से करता? ए कहता है सी पर कोई बकाया किराया नहीं था। अब यहाँ पर ए की जो स्टेटमेंट है वो सी के ऊपर आ गई, सी पर निर्भर कर रही है। अब मेरी बात समझना, जब किसी प्रोसीडिंग में किसी पार्टी का राइट और लायबिलिटी, जब किसी प्रोसीडिंग में किसी पार्टी का राइट और लायबिलिटी किसी थर्ड पार्टी के दायित्व पर निर्भर करती है, क्लियर हो गई बात? तब ऐसे में उस थर्ड पार्टी के द्वारा दिया गया बयान, थर्ड पार्टी क्या कह रही है? सी, कि नहीं किराया बकाया था। थर्ड पार्टी सी कह देती है कि हाँ सर किराया बकाया था, ए ने वसूल नहीं करा आकर। फिर समझ लो, तब यहाँ पर यह सी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट एडमिशन होगा, अगेंस्ट ए होगा। इतनी सी बात बताई गई है सेक्शन 19 में। क्लियर था? चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 को कवर करने से पहले एक बार आप बेयर एक्ट में से इसे रीड करिए। बेयर एक्ट में सिंपल लिखा है, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू हुम अ पार्टी टू सूट has expressly referred for information in reference to a matter in dispute or admission। इसे हम स्टेटमेंट ऑफ रेफरीज भी कह सकते हैं सेक्शन 20 को। बहुत सिंपल है कि जो पार्टी थी, जो प्रोसीडिंग की, जो सूट की पार्टी थी, उसके द्वारा किसी थर्ड पर्सन का नाम सजेस्ट करा गया कि आप उससे जाकर पूछ लीजिए। अब थर्ड पर्सन जो भी कुछ कहेगा वहाँ पर उस पार्टी का जिसने सजेस्ट किया था वह उसका एडमिशन माना जाएगा। एग्जाम्पल समझो, अगर यहाँ पर जो ए है उसके पास एक हॉर्स था, वह हॉर्स उसने बी को बेचा। बी ने ए से पूछा क्या ये हॉर्स अच्छा है, गुड कंडीशन में है? ए ने कहा मुझसे मत पूछो, जाकर सी से पूछ लो, वो सब जानता है। सी के द्वारा यहाँ पर अब जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा वो यहाँ पर ए के लिए एडमिशन ही माना जाएगा। सी का स्टेटमेंट इज एडमिशन, सी का स्टेटमेंट यहाँ पर एडमिशन ही माना जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर यह लेसन आज का कंप्लीट हो जाता है।